हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट 1 दिसंबर 2025 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस क्लास हमने शुरू की है दोस्तों, मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसमें आज ये तीसरी क्लास है। मींस 10-10 क्वेश्चन हमने लिए थे, अब आगे 15-15 क्वेश्चन लेंगे। मीन्स CDP और हिंदी जो दो सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी में पेडागोजी और CDP पूरा दोस्तों 30 नंबर मैं पूरे प्रीवियस ईयर करा दूंगा दोस्तों, और जो इसमें थ्योरी है वो भी करा दूंगा। तो दोस्तों आज 21 से 30 तक क्वेश्चन है CDP की। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए आप। ये जो आपके 5 सब्जेक्ट है, पाँचों में पॉजिटिव माना गया है रचनावाद। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन है कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। पहला ऑप्शन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, ये इसका क्वेश्चन है पूरा दोस्तों। फिर दूसरा, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण। ये दोस्तों तुरंत निगेटिव हो गया, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कि याद करने पर, जांच करने पर बल देता है। फिर तीसरा, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। मतलब शिक्षक की क्यों, यहाँ पर स्टूडेंट को प्रमुख माना गया है दोस्तों। का जो CDP है दोस्तों, यहाँ बालक को ध्यान में रखते हुए सारी बातें की गई हैं। शिक्षक को कोई रोल नहीं इसमें दिया गया है पूरे उसमें दोस्तों। और जो जैसे चौथा ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। अनुकरण का मतलब होता है दूसरों से देख कर सीखना, लेकिन यहाँ पर रचनावाद तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है कॉमा जो। ये भी दोस्तों पॉजिटिव वर्ड है सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब होता है कि नवीन विचारों से परिपूर्ण, नए नए ज्ञान दोस्तों, मतलब नया ज्ञान सृजित करना, निर्माण करना नए ज्ञान का, सृजनात्मक शिक्षार्थी। पहला ऑप्शन बहुत बुद्धिमान है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो। दोस्तों कभी नहीं होगा परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो। तीसरा ऑप्शन है पार्श्व लिटरल, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। चौथा ऑप्शन ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो दोस्तों इसमें दूसरा चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। कैसे? जैसे भैया सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो। क्या केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो तो सृजनात्मक विद्यार्थी हो सकता है, रट के लाया हो? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो दूसरा गलत हो गया। चौथा क्या है? ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। यहाँ पर दो चीज़ें बात की गई हैं और वो भी विलक्षण बताया गया है। विलक्षण मतलब नेगेटिव दोस्तों, तो दूसरा चौथा कट गया। अब पहला ऑप्शन है दोस्तों कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन भी सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो बहुत बुद्धिमान हो, नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत बुद्धिमान किस क्षेत्र में है, क्योंकि ये भी तो देखा जाएगा कि वो किस क्षेत्र में है। तो जैसे अब तीसरा ऑप्शन पार्श्व लिटरल, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, तो पहला और चौथा ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ये है दोस्तों सृजनात्मक शिक्षार्थी की पहचान। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। मतलब जो अवधारणाओं का विकास होता है ये किससे संबंधित है दोस्तों, या किस किस पार्ट का हिस्सा है, किससे हैं जुड़े हुए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन भौतिक विकास, दूसरा ऑप्शन शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन सामाजिक विकास, चौथा ऑप्शन संवेगात्मक विकास। तो अवधारणा का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। मतलब जो हम अपने मस्तिष्क में विचार विमर्श करते हैं या सामने वाले से कैसे बात करना है, यही है दोस्तों अवधारणा। किसी चीज़ के प्रति हमारी अवधारणा क्या है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि भाई आप इसके प्रति अपनी क्या अवधारणा रखते हैं, व्यक्त कीजिए। मतलब उसके प्रति आपके क्या विचार हैं, क्या सोच है। तो ये शारीरिक विकास से इसका क्या मतलब है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। सामाजिक विकास से भी कोई मतलब नहीं, संवेगात्मक विकास से भी इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। ये होगा भौतिक विकास, क्योंकि सीधा सीधा दिमाग से संबंधित है। समझ पाए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी
व्यक्तिगत का मतलब होता है दोस्तों, जैसे 4 लोग हो तो उसमें बोला जाए भाई आपको अपना व्यक्तिगत रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट लेना है। मतलब होता है क्या, जैसे आप हम थोड़ी बड़ी क्लास की बात करते हैं, जैसे 4 फ्रेंड हैं तो हम बोल दें कि भाई जैसे हम हैं उसमें चारों में बोल दे कि यार तुम मेरा भी लेते आना। तो व्यक्तिगत का मतलब जैसे टीचर ने बोल दिया तो उसमें ऐसा नहीं होगा, फिर सभी को जाना पड़ेगा। व्यक्तिगत का मतलब अलग अलग पर्सनली बोला जा रहा है कि आपको भी आना पड़ेगा। व्यक्तिगत का मतलब अर्थ है दोस्तों, ये मैंने बताया। फिर एक शिक्षार्थी एक दूसरे से ड्रेस ड्रेस में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो दोस्तों इसमें ये भी क्वेश्चन ऐसे भी हो, इसको समझा जा सकता है कि कोई दो विद्यार्थी कैसे भिन्न हैं। शिक्षार्थी क्या विकास क्रम में भिन्न है, क्या विकास की समान क्षमता में भिन्न है, वृद्धि एवं विकास सिद्धांतों में भिन्न है, विकास की दर में। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। अब विकास क्रम कैसे नहीं होगा, विकास क्रम मतलब जैसे भाई कोई, क्योंकि हर एक स्टेज पूरी देखी जाएगी। जैसे किसी बालक का शिशु ने जन्म लिया तो उसका क्या है, फिर दूसरा तो विकास की दर में वो भिन्न होते हैं, विकास क्रम में नहीं। क्योंकि विकास क्रम तो मतलब जो बताया गया है एनसीईआरटी ने या वैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास क्रम भैया 0 से 2 शैशव अवस्था, ये सब ये तो उन्होंने पहले बता दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है या कथन है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है या कथन है। गलत हो सकता है। पहले ये मैं बता देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि अभी तक यही पहली बार पढ़ने में दूसरी बार पढ़ने में यही नहीं क्लियर होता कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों इसकी एक तरीके, जैसे क्वेश्चन आप पहली बार पढ़े ना समझ में आए तो उसको 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है तो उसका उत्तर कभी नहीं आएगा। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको ये चीज़ फील होगा कि हाँ, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप उत्तर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को, मतलब उसका अच्छा विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ मतलब जो शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है या कथन है। मतलब जैसे बच्चे को हमें अच्छे विकास करना है तो उसके पहले शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये पूर्व आवश्यकता है। क्या ये कथन सही है कि गलत? अब तो भैया गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी भी समझ पाए होंगे कि गलत तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी उसका विकास होगा। तो उचित विकास के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, तो गलत तो होगा नहीं। तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए, बचा दूसरा तीसरा। अब सही सही, तो इसमें कौन सा होगा? सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन इसमें सबसे बेस्ट है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आप भी समझ पाए होंगे कि जैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा है। हमारा मस्तिष्क, जब हम अच्छा भोजन करेंगे तभी हमारा माइंड शार्प चलेगा। तो ये सब अंतः संबंधित है। शरीर स्वस्थ रहेगा, ये नहीं कि पहले स्थान पर आता, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है दोस्तों कि भैया कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुक्रमिकता, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि सामान्य से विशिष्ट, फिर तीसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती, फिर चौथा ऑप्शन निरंतरता। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन हम उसको पहले लगा के चलते हैं, काटते चलते हैं। सिद्धांत नहीं नेगेटिव पूछा गया है तो कौन है ये चीज़ हम पहले उसको डिसाइड कर लेते हैं, मतलब उस पर काट देते हैं, कम ऑप्शन बचेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है दोस्तों, ये नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है। अनुक्रमिकता भी है क्योंकि जो मानव का विकास सिद्धांत है इसमें ये
जो अनुक्रमिकता है ये भी है दोस्तों। अनुक्रमिकता का मतलब जो स्टेज चरण हैं दोस्तों उनसे संबंधित है कि भाई 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, या इस उम्र में इस अवस्था को क्या कहा जाएगा, तो ये भी है, इसको भी नहीं कहेंगे। सामान्य से विशिष्ट ये भी सिद्धांत, ये भी नहीं दोस्तों। ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रतिवर्ती का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसमें मानव शरीर में जैसे जो क्रिया होती है, हमारे शरीर में जो क्रिया होती है, जैसे हृदय स्पंदन दर मीन्स हार्ट बीट, जो हम जैसे धड़कन भी बोलते हैं दोस्तों, ये फिर जैसे पाचन क्रियाएं, हमारे सांस आने जाने के नीचे ऊपर, ये हैं दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाएं, मीन्स जो बार बार हों। तो इसलिए दोस्तों ये सिद्धांत में नहीं, मानव विकास की ये नहीं होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नियासक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश में नियासक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियासक्त बच्चों का मतलब हुआ दोस्तों, नियासक्त का मतलब हुआ कि जैसे जो पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं दोस्तों, उनकी बात की जाए तो इसमें अवसर उपलब्ध कराना। जैसे पहला ऑप्शन विशेष विद्यालयों में, दूसरा ऑप्शन मुक्त विद्यालयों में, तीसरा ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय। मैंने बताया जैसे कमज़ोर शारीरिक विकलांगता भी हो सकती, दिव्यांगता माफ़ कीजिएगा दोस्तों, विकलांग वर्ड हटा दिया गया, दिव्यांग बोला जाता है, तो दिव्यांगता भी हो सकती है। तो फिर दूसरा है नियमित विद्यालय में, चौथा ऑप्शन। तो मैंने बताया कि समावेशी शिक्षा ने हमेशा विरोध, मतलब समावेशी शिक्षा जो है उसमें ये बिल्कुल एक हिसाब से बैन किया गया है कि आप किसी बालक को अलग शिक्षा दीजिए, विशेष शिक्षा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, मुक्त विद्यालय भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। कोई भी बालक विकलांग हो, दिव्यांग हो, कुछ भी हो, उसको सभी के साथ बैठाइए दोस्तों, और उसको जो उसकी आवश्यकता अनुसार उपकरण या जो जिस क्षेत्र में कमी है उसको आप अवेलेबल कराइए, उपलब्ध कराइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों नियमित विद्यालय। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। सीखने के विषय में सही, पहला ऑप्शन है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। फिर दूसरा ऑप्शन है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। चौथा ऑप्शन दोस्तों बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो इसमें पॉजिटिव ऑप्शन पूछा गया है कि कथन सीखने के विषय में सही है। पहले हम संवेग का मतलब समझ लेते हैं। संवेग मतलब क्या होता है। संवेग का मतलब ये हुआ जैसे किसी ने हमारे सामने कोई ऐसी बात की जिससे आपको अचानक गुस्सा आ जाए। विलियम मैकडूगल ने दोस्तों 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। हंसना, रोना, अचानक अचानक क्रोधित हो जाना, अचानक हंसना तेज से, ये सब दोस्तों हैं संवेग, विलियम मैकडूगल ने बताया। तो संवेग का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अचानक क्रोधित हो जाना, अचानक हंसना, ये सब दोस्तों संवेग के अंदर है। अब इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है सीखने के विषय में। तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत कराती हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसे चौथा ऑप्शन है इसमें कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत कराती हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, गलत है दोस्तों। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। फिर तीसरा ऑप्शन सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। मूल रूप से मानसिक क्रिया ऐसा नहीं है दोस्तों। सीखने किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ऐसा नहीं प्रभावित होता है दोस्तों। इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है, उस वातावरण में जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला। जब बालक संतुष्ट होगा तभी अच्छा सीखेगा दोस्तों। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना चाहिए। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना।
तो मूल्यांकन कभी मतलब दोस्तों ये नहीं होता मापना मापना जहाँ गलत हो जाएगा कि आप माप रहे हैं भैया कि ऐसे इनसे तुलना कर रहे हैं। और पहली बात तो ये दोस्तों मापना हुआ ही नहीं मूल्यांकन, मापना हुआ तो ये लेकिन मापना बिल्कुल नेगेटिव माना गया है। मूल्यांकन में आप क्या मापेंगे, तुलना करेंगे क्या, बिल्कुल नेगेटिव। अब दूसरा अपन यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, इसके लिए भी नहीं किया जाता दोस्तों मूल्यांकन। रियल में तो किया जाता है लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी में इसको सबको गलत नेगेटिव माना गया है। तीसरा ऑप्शन जैसे सीखने में होने वाली कमियों को निदान, निदान का मतलब हुआ कि जैसे सीखने में जहाँ कमी हो रही है उसको आप पहचानो पहले। निदान का मतलब क्या हुआ, कमी को पहचानो और उपचार, जब कमी जान जाओ किस जगह कमी है तो उसका उपचार करो। ये है दोस्तों तीसरा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 9 क्वेश्चन पीछे भी देखे होंगे, अगर आप लोगों को नहीं देखा भी देखा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन 30वां है दोस्तों। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना, प्रत्यास्मरण का मतलब वही दोस्तों याद करना में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है जो पहले सीख चुके हैं। क्योंकि नई जानकारी पूर्व जानकारी जो मतलब नया ज्ञान है उसको पहले ज्ञान से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का ये एक प्रभावी तरीका है। तीसरा ऑप्शन यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। चौथा ऑप्शन यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि भैया दूसरा ऑप्शन देखिए जैसे दोहराना मैंने बताया नेगेटिव नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों की स्मृति, स्मृति भी दोस्तों याद से संबंधित है। चौथा ऑप्शन है किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा जो वहाँ पर साफ साफ मैंने कल बताया था दोस्तों, कल क्लास में, कि जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा और जो क्वेश्चन में नहीं कहा गया वो हमारा उत्तर कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी सही है लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। क्वेश्चन क्या कहा है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पहले की कहीं बात ही नहीं की गई लेकिन पहला जो ऑप्शन है उसमें बात की गई नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध या मजबूत बनाता है दोस्तों, ये बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स जो ग्रुप हों उनमें शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अभी और अच्छी क्लास अच्छे से मैं और समझाने का प्रयास करूँगा आगे। और इसकी जो थ्योरी है मोस्ट टॉपिक की उसकी मैं करा दूँगा कि आपको CDP और हिंदी मीन्स 45 नंबर में अच्छे से तैयार करा दूँगा दोस्तों, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।